हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी और आपका 30 मार्च को विज्ञान विषय का पेपर है। कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर है 30 मार्च को और उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम याद कर रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो विज्ञान के 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 पार्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हम पहले से ही बना चुके। यदि आपने नहीं देखे हों तो चैनल पर देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप देखकर उन्हें याद कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे रखा है। आप इन वीडियो को देखकर और सुनकर भी इन प्रश्नों को याद कर लोगे तो आपको बहुत सहायता होगी और आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो अब हम अगले प्रश्नों की तैयारी करते हैं विज्ञान के। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में या प्रश्न बैंक में से ही लिए गए हैं क्योंकि आपके सारे पेपर प्रश्न बैंक में से ही आ रहे हैं लगभग, तो उसी के अनुसार हमें तैयारी भी करना चाहिए। तो इसी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, रुदरफोर्ड के मॉडल को सचित्र समझाइए। या प्रश्न बैंक में प्रश्न दे रखा रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। तो परमाणु मॉडल लिखने में भी हमें चित्र के द्वारा ही इसे समझाना है, तो ही हमें इससे पूरे अंक प्राप्त होंगे। और इस पाठ या अध्याय 4 का प्रश्न और इसमें से 3 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। तो 3 नंबर में रुदरफोर्ड का मॉडल आ सकता है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो रुदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। रुदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र मतलब सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की, यहाँ पर जो चिन्ह है अल्फा का है, ठीक है, अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। पहला है अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। दूसरा है कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं। और तीसरा है हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटता है। तो यह निष्कर्ष थे रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। तो यहाँ परमाणु मॉडल का चित्र भी है और इसे हमें एग्जाम में भी बनाना है। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले इस तरह का एक गोल बना लेंगे हम और उसके बीच में धन का चिन्ह बना देंगे क्योंकि यह परमाणु है। यह गोल जो चित्र है यह परमाणु हम यहाँ से दर्शा रहे हैं और इसका नाभिक है, ठीक है, नाभिक है यहाँ पर जिसमें कि धन आवेश होता है, नाभिक में धन आवेश होता है, इसलिए धन का चिन्ह लगा देंगे। अब ये जो अल्फा कण है, यहाँ अल्फा कणों की बौछार हो रही है, अल्फा कण आ रहे हैं यहाँ से। तो अधिकतर अल्फा कण तो इससे आर पार निकल गए हैं, ठीक है, अधिकतर जो है आर पार ऐसे निकल जाएंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर हमने लिखा है अधिकांश अल्फा कण स्वर्णपत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों से विक्षेपित हो जाते हैं। तो ये विभिन्न कोणों से विक्षेपित हो रहे, जैसे यहाँ तक आया फिर इधर विक्षेपित हो गया, उसी प्रकार यहाँ तक आया और इधर विक्षेपित हो गया, अल्फा कण यहाँ से निकल गए, इसी प्रकार यहाँ तक आके इस तरफ विक्षेपित हो गए। तो इस तरह से विक्षेपित कण भी दिखाएंगे। और हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराया, मतलब वो यहाँ सीधी नाभिक वाली दिशा में जो गया था वो नाभिक से टकराकर वापस लौटकर आ गया। तो इस प्रकार से यह रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था और इसको हम आसानी से चित्र भी बना सकते हैं और इसको हम लिख भी सकते हैं। इसके बाद इसी अध्याय 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अध्याय 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक और है वह भी हम देख लेंगे। अध्याय 4 इसमें से 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो रुदरफोर्ड वाला प्रश्न भी हमने इसी अध्याय में से करा है। अगला जो प्रश्न है हमारी प्रश्न बैंक के अनुसार प्रश्न है समस्थानिक व समभारिक तत्वों में अंतर बताना है। तो समस्थानिक और समभारिक में अंतर बताना है तो हम इन दोनों की परिभाषा लिख के इनका अंतर बता देंगे, ठीक है। तो समस्थानिक में हम लिखेंगे वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 प्रमुख समस्थानिक, क्लोरीन यहाँ पे नीचे 17 और ऊपर 35 लिखना है और क्लोरीन 17 और ऊपर 37 ज्ञात है, ठीक है। इसमें दोनों ही समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक 17 है जबकि परमाणु भार क्रमशः 35 व 37 है, ठीक है। तो इतना हमें लिखना है यहाँ से समस्थानिक और समभारिक में अंतर बताने के लिए, ठीक है। यहाँ प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में समस्थानिक व समभारिक में अंतर, समस्थानिक व समभारिक में
अंतर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अंतर लिखना है इनमें। समस्थानिक और समभारिक में अंतर लिखने के लिए सबसे पहले हम समस्थानिक की परिभाषा लिख देंगे। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के दो प्रमुख समस्थानिक है। क्लोरीन यहाँ पे इसका परमाणु भार 35 है और दूसरे क्लोरीन में 37 है। तो इस प्रकार दोनों समस्थानिक है, इतना ही हम लिखेंगे। उसके बाद हम समभारिक लिखेंगे। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम का उदाहरण दे रखा, तो पोटेशियम और कैल्शियम के जो परमाणु भार जो है समान है, 40-40 है, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक भिन्न है। तो इस प्रकार समस्थानिक और समभारिक में हमें अंतर लिख लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? और ये 3 नंबर में आएगा प्रश्न, जो अध्याय 5 का प्रश्न है, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। अध्याय 5 में से 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। तो यह प्रश्न आने की संभावना है और 3 नंबर में आने की संभावना। तो इसका उत्तर होगा, हम यहाँ से लिखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका विभाजन वृद्धि, विकास तथा मरम्मत के लिए आवश्यक है। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाएं बनाती। तो एक कोशिका विभाजित होगी और 2 उसकी पुत्री कोशिकाएं बनती है। यह कोशिका विभाजन वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इसी के बाद एक और प्रश्न जो है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न भी आएगा तो 3 नंबर में आएगा और इसका उत्तर है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक कोशिकाओं में हो रहा था, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें एक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती है। इन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका की अपेक्षा आधी रह जाती है। तो इस प्रकार ये समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसी अध्याय का जो एक और प्रश्न है वह हम याद करेंगे और वह है कोशिका का बिजली घर किस अंग को कहते हैं और क्यों? या फिर प्रश्न आ सकता है, ठीक है, जैसा कि प्रश्न बैंक में दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, ठीक है, कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एटीपी, एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप अभी के अभी याद कर लो। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एटीपी, एटीपी आपको याद करना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एटीपी जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, मतलब हमारे शरीर की जितनी क्रियाएं होती है, ठीक है, जीव के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सबको संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित जो एटीपी होता है उससे मिलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एटीपी जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इसके बाद जो अध्याय 6 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अध्याय 6, ठीक है, अध्याय 6 में से 2 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। अध्याय, ठीक है, अध्याय 6 में से 2 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है और वह प्रश्न हो सकता है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, प्रश्न क्या हो सकता है? न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, क्योंकि चित्र वाले प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में बहुत ही कम है, केवल 1 या 2 प्रश्न आ रहे हैं चित्र वाले, तो उसमें न्यूरॉन वाला आ सकता है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, न्यूरॉन का नामांकित
ठीक है, नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न आने की पूरी संभावना है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी के अभी याद कर लो। तो इसको बनाने के लिए आपकी बुक में जो चित्र दे रखा बहुत ही अच्छा दे रखा है। उसमें सारे नाम भी अच्छे से दे रखे हैं, जैसे तंत्रिकाक्ष, कोशिका काय, केंद्रक, डेंड्रॉइड। तो ये चित्र वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, इस तरह से बनाना शुरू करना, इस तरह से बनाकर फिर इस तरह से हम इसके आगे जो है इसकी शाखाएं बना देंगे। ठीक है, इस तरह से शाखाएं बन जाएगी। इसके बीच में एक गोल बन जाएगा जो कि इसका केंद्रक होगा। और ये जो इसकी शाखाएं हमने निकाली ये डेंड्रॉइड है। ठीक है, डेंड्रोइट लिख देंगे हम इनको। और यहाँ जो ये पूरा भाग है ये कोशिका काय है। और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से इसके तंत्रिकाक्ष बना देंगे। इस तरह से इसके तंत्रिकाक्ष बन जाएंगे। यहाँ से ये तंत्रिकाक्ष हो गया और तंत्रिकाक्ष में भी फिर पीछे हम इसकी शाखाएं बना देंगे। तो इस प्रकार से चित्र आसानी से बन जाएगा। बहुत आसान चित्र है, आप आसानी से इसको कर लोगे। केवल 3 या 4 ही नाम हमें याद रखने हैं, कोशिका काय, केंद्रक, डेंड्रॉइड और तंत्रिकाक्ष। और बहुत आसानी से हम इस चित्र को बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अध्याय में से 2 नंबर का एक प्रश्न आने वाला और उसमें यह प्रश्न जरूर हो सकता है क्योंकि चित्र वाला प्रश्न है। इसके बाद अब हम अध्याय 8, ठीक है, अध्याय 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। अध्याय 8 में से भी 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो 2 नंबर के प्रश्न की तैयारी के लिए हम प्रश्न याद करेंगे। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा तय की गई दूरी। ठीक है, औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय। ठीक है, कुल समय जो उस दूरी को तय करने में लगा वो, तो तय की गई दूरी बटे कुल समय, यह औसत चाल है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे कुल समय। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, तो यह प्रश्न है एक समान गति किसे कहते हैं और असमान गति किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न इस तरह से आ सकता है। तो एक प्रश्न यहाँ बनेगा एक समान गति किसे कहते हैं? एक समान गति किसे कहते हैं? प्रश्न बैंक में भी दे रखा है, एक समान गति किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है असमान गति किसे कहते हैं? ठीक है, असमान गति किसे कहते हैं? असमान गति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। तो बहुत आसान है, एक याद कर लोगे तो आपको दूसरा भी याद हो जाएगा। तो एक समान गति में यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जबकि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, तो समान समय अंतराल दोनों में ही है, इसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो समान गति कहलाएगी, और यहाँ है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगी तो असमान गति कहलाएगी। अध्याय 6 में से ही, ठीक है, अध्याय 6 में से ही एक और जो प्रश्न हम याद करेंगे वह है त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र और मात्रक। तो इसका उत्तर है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका त्वरण का सूत्र होगा त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। और त्वरण को ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
तो a बराबर v माइनस यू, क्योंकि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसका अंतर यहाँ आएगा, तो v माइनस यू बटा t, t समय है, जहाँ v अंतिम वेग है और u जो है प्रारंभिक वेग है और t समय है। और इसका ऐसा ही मात्रक है ms माइनस 2, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ये इसका मात्रक है। तो त्वरण है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप अभी के अभी याद कर सकते हो, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो a बराबर v माइनस यू बटा t, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, जो अंतिम वेग है उसमें से प्रारंभिक वेग घटा देंगे तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा, और बटा समय, जितने समय में यह परिवर्तन हुआ, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। इसके बाद हम अध्याय 9 का 4 नंबर का एक प्रश्न तैयार कर रहे हैं। अध्याय 9 का 4 नंबर का प्रश्न, तो अध्याय 9 में से 4 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वह अब हम अभी तैयार करेंगे, और वह न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए तथा सूत्र F बराबर ma व्युत्पन्न कीजिए। तो इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर है गति का द्वितीय नियम। ठीक है, गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं वस्तु की दिशा में होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं वस्तु की दिशा में होती है। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से गतिशील है, इस पर असंतुलित बल F समय t तक लगाया जाता है, जिसके कारण इसका वेग v हो जाता है। तब प्रारंभिक संवेग, तो संवेग का जो जिसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, संवेग को p के द्वारा प्रदर्शित करें तो p1 जो प्रारंभिक संवेग है वो क्या हो जाएगा, p1 बराबर mu, क्योंकि u प्रारंभिक वेग था, और अंतिम वेग p2 हो जाएगा mv। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, p2 माइनस p1, तो p2 हमने निकाला था mv और p1 है mu, तो mv माइनस mu। तो यहाँ पे देखो mv माइनस mu हो गया है। अब इन दोनों में से हमने m को कॉमन ले लिया तो बचा v माइनस u। तो संवेग में परिवर्तन की दर mv माइनस u बटा t, क्योंकि t समय में हो रहा है ये। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि a जो है a त्वरण होता है, और त्वरण हमने अभी पढ़ा था, त्वरण का सूत्र था v माइनस u बटा t। तो यहाँ पे v माइनस u बटा t हो रहा है, यहाँ पे m को कॉमन ले लिया था हमने, m को कॉमन ले लिया था, v माइनस u बचा था और बटे t था ही सही। तो यहाँ पे v माइनस u बटा t के स्थान पर हमने a लिख दिया है, क्योंकि त्वरण का सूत्र है v माइनस u बटा t, तो इस पूरे v माइनस u बटा t के स्थान पर हम a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया ma। अब द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, तो यहाँ पे ma हो गया था, यहाँ पे संवेग में परिवर्तन की दर, तो ये बल का सूत्र निकाला था हमने, तो बल जो किसके समानुपाती हो गया है, ma के, तो F बराबर ma लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, F बराबर ma यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस सूत्र की हम व्यंजक, इस सूत्र को हम यहाँ पर व्युत्पन्न कर लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 नंबर में आने की संभावना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना चाहिए। तो इसका उत्तर है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती तथा वस्तु की दिशा में होती है। द्वितीय नियम के अनुसार क्या है, उसके संवेग में जो परिवर्तन की जो दर होती है वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती और वस्तु की दिशा में होती है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पर F बराबर ma व्युत्पन्न करना है, इसलिए हम लिख रहे हैं, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से गतिशील है, इस पर असंतुलित बल F समय t तक लगाया जाता है, जिसके कारण इसका वेग v हो जाता है। वेग परिवर्तित हो गया, प्रारंभिक वेग u था और इसका बाद वाला वेग v हो गया है। तो प्रारंभिक संवेग, ठीक है, प्रारंभिक संवेग, तो संवेग को हमने p1 से दिखाया, तो प्रारंभिक संवेग हो गया है p1 बराबर mu और अंतिम संवेग p2 बराबर mv।
अब यहाँ पे संवेग में परिवर्तन जो हो जाएगा P2 माइनस P1 हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम जो संवेग है उसमें से प्रारंभिक संवेग घटा देंगे तो P2 माइनस P1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, P2 माइनस P1, तो P2 का मान तो हमने निकाला है mv, तो इसके स्थान पर हमने लिख दिया mv और P1 के स्थान पर mu, तो mv माइनस mu। तो यहाँ पे m को कॉमन ले लिया था, m को कॉमन ले लिया तो बचा v माइनस u। अब संवेग में परिवर्तन की दर जो है m कॉमन है, v माइनस यू बटा t। परिवर्तन की दर निकालेंगे तो नीचे t भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ हमने त्वरण का सूत्र लिखा था पहले वाले सवाल में कि a बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। अब यहाँ पर हम v माइनस यू बटा टी के स्थान पर a लिख देंगे, तो यहाँ पे हो गया ma। तो द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, तो यहाँ पर बल F जो है समानुपाती ma, तो F बराबर ma। इस प्रकार हमने द्वितीय नियम से F बराबर ma व्युत्पन्न कर लिया है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अध्याय 9 तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और उसके पहले के जो वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, उनमें सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। आप आसानी से देखकर उनको एक या दो बार पढ़ लो या सुन लो, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।